Hello students, today we are starting with a very unusual topic of CA Foundation, stock reconciliation. Now this is not a regular topic and it is not as easy as bank reconciliation statement, and most of the students, they are confused. In fact, they are not able to solve this topic with perfection, and the reason behind this is they are not able to understand the reason why this reconciliation statement is prepared. Now, if I explain you about this topic, then just understand. In very simple words, I'll explain. When you purchase goods, there is a inward and outward movement. There can be inward movement, there can be outward movement, then there can be outward movement and inward movement of goods. So goods in, goods out, and goods in. In means purchases, out means sales, again out means purchase returns, and in means sales returns. Now this movement of goods we record at two places. Remember, reconciliation तभी बनेगा जब कोई भी ट्रांजैक्शंस को दो जगह पे लिखा जाता है, सेम ट्रांजैक्शन को, और सेम जगह लिखने के बाद में भी दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आता है. जैसे आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, इन दैट बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन आवर कैश बुक एज वेल एज इन पासबुक. कैश बुक में वी रिकॉर्ड एंड पासबुक में बैंक का रिकॉर्ड करता है. सेम ट्रांजैक्शन दोनों जगह पे रिकॉर्ड होके भी दोनों बुक में सेम बैलेंस नहीं आता है, तो हम लोग रीजंस ढूंढते हैं और वो जो रीजंस होते हैं उनसे एक स्टेटमेंट बना लेते हैं. दैट स्टेटमेंट इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. नाउ सेम वे हियर ऑल्सो, गुड्स का जो मूवमेंट है इनवर्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड, दैट इज परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न्स, ये दो जगह पे लिखा जाता है. एक तो लिखा जाता है अकाउंट्स के बुक्स में, दैट इज अकाउंट्स बुक्स, और दूसरा लिखा जाता है गोडाउन में और स्टोर्स लेजर में. गोडाउन और स्टोर्स, जहां पे गुड्स फिजिकली आता है वहां पे भी हम लोग उसकी अकाउंटिंग करते हैं, दैट इज वी प्रिपेयर अ स्टोर्स लेजर. सो वी रिकॉर्ड द सेम परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एट टू प्लेसेस. एक तो अकाउंट्स के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए, और दूसरा फिजिकल मूवमेंट का जो रिकॉर्ड होता है वो स्टोर्स में, गोडाउन्स में रिकॉर्ड होता है. नाउ सपोज हमने गुड्स परचेज किया, तो उसका इनवॉइस, उसका बिल अकाउंट्स के ऑफिस में आएगा और उससे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे परचेजर्स. लेकिन वो गुड्स फिजिकली जो स्टोर करना है वो गोडाउन में जाएगा. तो फिजिकली जब गोडाउन में जाएगा तो गोडाउन में भी हम लोग रजिस्टर मेंटेन करेंगे, वहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा. सो 10,000 का गुड्स दोनों जगह पे इन हो गया. अब इसमें से मैंने 5,000 का गुड्स सेल कर दिया. अच्छा, व्हेन आई टॉक अबाउट सेल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑफ गुड्स, बिकॉज ये टॉपिक में हम लोग कहीं पे भी सेलिंग प्राइस नहीं लेते. ऑल इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट वी शो एट कॉस्ट प्राइस. सो आउट ऑफ 10,000 आई हैव सोल्ड गुड्स ऑफ 5,000. तो जैसे ही सेल किया उसका इनवॉइस बन गया, और इनवॉइस बन के सेल्स डिपार्टमेंट ने इनवॉइस बनाया, एक तो दे दिया कस्टमर को और सेकेंड इनवॉइस दे दिया अकाउंटिंग ऑफिस में. सो अकाउंट्स ऑफिस ने सेल्स रिकॉर्ड कर लिया 5,000 रुपीज का. अच्छा, जब फिजिकली गुड्स डिलीवर किया तभी यहां से भी 5,000 रुपीज का गुड्स डिस्पैच हो गया, यहां से भी निकल गया, तो दोनों जगह पे रिकॉर्ड हो गया. ओके, फिर परचेज किया हुआ कुछ गुड्स हमने रिटर्न किया, 1,000 रुपीज का गुड्स हम लोग ने रिटर्न कर दिया. और जब गुड्स रिटर्न करते तो डेबिट नोट बना लिया उसका. और डेबिट नोट इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर परचेज रिटर्न्स ऑफ गुड्स. लेकिन जब ये फिजिकली गोडाउन में से गुड्स हम लोग ने निकाल के दे दिया सप्लायर को, तो यहां पे भी रिकॉर्ड हो गया. देन कम सेल्स रिटर्न्स. सेल्स रिटर्न्स में सेल किया हुआ गुड्स वापस आता है. लेट सपोज आउट ऑफ 5,000 500 का गुड्स वापस आ गया, 500 गुड्स रिटर्न. तो जब रिटर्न आता है तो हम लोग उसका क्रेडिट नोट बनाते हैं, और क्रेडिट नोट का एक कॉपी अकाउंट्स के ऑफिस में जाते ही वहां पे एंट्री रिकॉर्ड हो जाती है. एंड सेम वे जब गुड्स फिजिकली गोडाउन में आता है तो गोडाउन में भी रिकॉर्ड हो जाता है. नाउ इफ यू सी,
गुड्स का इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट हम लोग ने दो जगह पे रिकॉर्ड किया है, अकाउंट्स ऑफिस में रिकॉर्ड किया। अगर अकाउंट्स ऑफिस में टोटल देखेंगे तो 10,500 माइनस 6,000 we get 4,500, and here also in godown or stores also if you check 10,000 minus 5,000 minus 1,000 plus 500 is 4,500. So दोनों जगह पे सेम बैलेंस दिखना चाहिए। बट ऑन 31st मार्च जब हम लोग फाइनलाइजेशन करते हैं तभी हमको स्टॉक चेक करना पड़ता है। हम लोग फिजिकली भी स्टॉक चेक करते हैं और हम लोग बुक्स में भी स्टॉक चेक करते हैं। जब फिजिकल स्टॉक चेक करते हैं तो यहाँ पे मेरे को गुड्स जो मिलता है वो 4,500 नहीं, आई गेट गुड्स ऑफ 5,000। अच्छा, सारे ट्रांजैक्शंस दोनों जगह पे रिकॉर्ड हुए हैं। ये 10,000 दोनों जगह पे रिकॉर्ड हुआ है, ये 5,000 भी दोनों जगह पे रिकॉर्ड हुआ है, और ये 1,000 दोनों जगह पे रिकॉर्ड हुआ है, 500 भी दोनों जगह पे रिकॉर्ड हुआ है। फिर भी गोडाउन में जब मैं जाके चेक करता हूँ तो मेरे को गुड्स मिलता है 5,000 का। सो नाउ आई वांट टू नो द रीजन। यहाँ पे 1,500 का गुड्स, 500 का गुड्स ज़्यादा कहाँ से आ गया? ये 500 रुपीज़ का गुड्स कहाँ से आ गया, उसका मेरे को रीज़न ढूंढना है। और मैं स्टोर्स लेजर में जाके चेक करता हूँ तो मेरे को पता चलता है दैट इसमें से 250 रुपीज़ का गुड्स एज अ कंजाइनी मैंने रिसीव किया है, जो मेरे को सेल करके देना है। आई एम एजेंट फॉर दिस गुड्स, सो दिस गुड्स आर नॉट ओन्ड बाय मी, आई एम जस्ट द एजेंट फॉर दिस गुड्स। सो गुड्स मेरे पास फिजिकली पड़ा हुआ है तो फिजिकल काउंटिंग में ये 250 रुपीज़ का गुड्स आ जाएगा, प्लस 250 रुपीज़ का गुड्स मेरे को सप्लायर ने दिया हुआ है सेल और रिटर्न बेसिस पे, कि अगर मेरे को पसंद आ जाए तो मैं गुड्स रख लूँगा, अदरवाइज आई विल रिटर्न इट बैक। सो ये दोनों गुड्स के लिए, इवन ये गुड्स के लिए भी अभी तक मैंने हाँ नहीं बोला हुआ है 250 रुपीज़ के गुड्स के लिए, और कंसाइनमेंट वाला गुड्स अभी तक मैंने सेल नहीं किया है। सो दिस 250, 500 रुपीज़ गुड्स इज नॉट आवर ओन्ड गुड्स, बट फिजिकली हमारे पास पड़ा हुआ है। तो हमारे गोडाउन में 5,000 का गुड्स दिख रहा है, जबकि अपने बुक्स में है 4,500 का। तो जब भी हम लोग फिजिकल स्टॉक चेक करेंगे तो उसमें 5,000 का गुड्स रहेगा। एंड रिमेंबर दिस फिजिकल स्टॉक वी आर चेकिंग ऑन विच डेट, 31st मार्च 2019, एंड ऑफ द ईयर। फिजिकल स्टॉक में 5,000 का गुड्स मिल गया, लेकिन इसमें 250 प्लस 250, 250 प्लस 250, ये 250 प्लस 250 मिला के 500 का गुड्स है, दैट इज नॉट ओन्ड बाय अस। तो आई वुड से इसमें से मैं लेस करूंगा अदर्स गुड्स, किसी और का गुड्स, अदर्स गुड्स लाइंग विथ अस, अदर्स गुड्स लाइंग विथ अस, किसी और का गुड्स अपने पास पड़ा हुआ है। और उसमें मैंने दो रीजन बता दिया, एक तो है गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट, और सेकंड मैंने एग्जांपल दिया हुआ है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो ये 500 रुपीज़ का गुड्स अगर मैं माइनस कर देता हूं तो दिस वाज द रीजन ऑफ डिफरेंस, ये माइनस कर देता हूं तो मेरे को मिल जाता है स्टॉक एज पर बुक्स 4,500, एंड दिस इज एज ऑन 31st मार्च 2019। दिस स्टॉक एज पर बुक्स आई विल रिकॉर्ड इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैं फाइनल अकाउंट्स में इसको ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट में शो करूंगा। ट्रेडिंग क्रेडिट में आई विल रिकॉग्नाइज इट एज I will de-recognize as purchase expense, and I will recognize it as an asset in my balance sheet. So trading credit, that is de-recognition of expenses, and balance sheet asset side closing stock, that is recognition of asset. Closing stock, trading credit and balance sheet asset. This 4,500 will be recorded. No, यही एक रीजन नहीं हो सकता, रीजन और भी हो सकता है। देखो ये 250 से मेरे को आ गया 5,000, ये दोनों मैं माइनस करूंगा तब जाके मेरे को मिल जाएगा 4,500। बट ऐसा भी हो सकता है दोनों जगह पे परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न सब रिकॉर्डेड था, बट फिर भी जब मैंने फिजिकल स्टॉक चेक किया तो फिजिकल स्टॉक चेकिंग में मेरे को 4,000 का ही गुड्स मिला। आई गॉट गुड्स ऑफ 4,000 ओनली, जबकि परचेजेस दोनों जगह पे रिकॉर्डेड है, सेल्स दोनों जगह पे रिकॉर्डेड है, परचेज रिटर्न्स दोनों जगह पे रिकॉर्डेड है, सेल्स रिटर्न्स भी दोनों जगह पे रिकॉर्डेड है,
बट स्टिल आई गॉट गुड्स ऑफ ₹4,000 ओनली। अब इसका रीजन क्या है? मैंने रीजंस ढूंढा। पिछले बार मैंने रीजन बताया था 4,500 का एक्चुअली गुड्स होना चाहिए था और गोडाउन में 5,000 का था, बट इस बार मैंने 500 रुपीज कम कर दिया कि होना चाहिए था गोडाउन में, क्योंकि बुक्स में स्टॉक है 4,500 का और एंट्रीज अगर दोनों जगह पे सेम रिकॉर्डेड है तो फिजिकल स्टॉक भी 4,500 का ही होना चाहिए, बट यहां पे फिजिकल स्टॉक 4,000 का ही है। मैंने जाके स्टोर्स लेजर में चेक किया तो स्टोर्स लेजर में मेरे को मालूम पड़ा इसमें से 250 रुपीज का गुड्स मैंने कंसाइनमेंट पे सेंड कर दिया है और 250 रुपीज का गुड्स मैंने कस्टमर को दिया हुआ है ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। इस बार मैंने कंसाइनमेंट पे गुड्स रिसीव नहीं किया है, सेल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स मैंने रिसीव नहीं किया, इनफैक्ट मैंने दे रखा है। तो गुड्स आउट हो गया फिजिकली। 250 का गुड्स मैंने एजेंट को दिया है बेचने के लिए और 250 रुपीज का गुड्स मैंने कंसाइनी को दिया हुआ है, कंसाइनी को दिया हुआ है 250 का गुड्स और 250 का गुड्स मैंने कस्टमर्स को दिया है सेल और रिटर्न बेसिस पे। अभी तक ना तो कंसाइनी ने गुड्स बेचा है ना कस्टमर ने अप्रूवल दिया हुआ है, तो ये दोनों गुड्स है मेरे ही ओनरशिप में। लेकिन बिकॉज आई हैव डिस्पैच दिस गुड्स, मेरे गोडाउन में फिजिकल काउंटिंग में ये 4,000 का ही गुड्स आ रहा है। इन फिजिकल काउंटिंग 4,000 का ही गुड्स अवेलेबल है, तो 4,000 का फिजिकल स्टॉक के हिसाब से गुड्स है। लेकिन अगर मेरे को फाइंड करना है बुक स्टॉक तो फिर ये 250 जो माइनस हो गया इसको ऐड बैक करना पड़ेगा, बिकॉज रीजन यही है। तो इन दिस केस व्हेन आई प्रिपेयर स्टॉक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हाउ आई विल रिकॉर्ड स्टॉक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आई विल से स्टॉक एज पर फिजिकल रिकॉर्ड्स और इसमें मैं ऐड करूंगा अवर गुड्स lying with others, our goods lying with others। मेरा गुड्स किसी और के पास पड़ा हुआ है, 250 रुपीज का मेरा गुड्स मैंने कंसाइनी को दिया है बेचने के लिए और 250 रुपीज का मेरा गुड्स मैंने दिया हुआ है कस्टमर को ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सो देख लो 4,000 5,000 प्लस 500 माइनस 500। इनफैक्ट ये माइनस 500 में हटा देता हूं, ये पहले वाला एग्जाम्पल है। सो अगर 5,000 प्लस 500 करेंगे, स्टॉक एज पर फिजिकल रिकॉर्ड्स 5,000 नहीं था, स्टॉक एज पर फिजिकल रिकॉर्ड्स ये मेरे एग्जाम्पल में है 4,000 का, स्टॉक एज पर फिजिकल रिकॉर्ड्स है 4,000 का, प्लस 500 ऐड करेंगे तो वही 4,500 रुपीज आ जाएगा, same 4,500. In short, if I explain you, there can be two reasons. स्टॉक रिकंसिलेशन में डिफरेंस आने के दो रीजन हो सकते हैं। फिजिकल स्टॉक मेरे को चेक कौन से डेट को करना है, 31 मार्च। जो भी फिजिकल स्टॉक आया उसमें दो रीजन हो सकते हैं। अगर मेरा गुड्स किसी और के पास पड़ा है तो वो मेरा ही है, मेरे फिजिकल स्टॉक चेकिंग में नहीं आया फिर भी मेरे को ऐड करना है। लेकिन किसी और का गुड्स अगर मेरे पास पड़ा है तो फिजिकल स्टॉक चेकिंग में तो वो आ चुका है, बट बिकॉज वो मेरा नहीं है तो वो माइनस होगा और इसके बाद मेरे को जो मिलेगा वो मिलेगा स्टॉक एज पर बुक्स, ये भी मिलेगा 31 मार्च 2019। सो वापस से बोलता हूं, फिजिकल स्टॉक जो चेक करना है वो कौन से डेट को चेक करना है, 31 मार्च 2019 को गोडाउन में जाना है, फिजिकल स्टॉक चेक करना है। अगर फिजिकल स्टॉक सेम है बुक स्टॉक जितना तो कोई रिकंसिलेशन नहीं बनेगा। लेकिन अगर फिजिकल स्टॉक कम या ज्यादा हुआ तो उसके दो ही रीजन हो सकते हैं। मेरा गुड्स किसी और के पास पड़ा हुआ है तो ऐड करो, किसी और का गुड्स अगर मेरे पास पड़ा है तो लेस करो, और मेरे को मिल जाएगा स्टॉक एज पर बुक्स ऑन 31 मार्च 2019। लेकिन फिजिकल स्टॉक कौन से डेट को चेक करना चाहिए, फिजिकल स्टॉक हमको कौन से डेट को चेक करना चाहिए, वापस से पूछ रहा हूं, फिजिकल स्टॉक कौन से डेट को चेक करना चाहिए, फिजिकल स्टॉक हमको चेक करना चाहिए 31 मार्च 2019, दैट इज एंड ऑफ द ईयर। लेकिन अगर 31 मार्च 19 को अपने को टाइम नहीं मिला, बिकॉज व्हेन वी चेक फिजिकल स्टॉक तो अपने को उस दिन बिजनेस एक्टिविटीज को सस्पेंड करना पड़ता है, एक बार स्टॉप करना पड़ता है, और हो सकता है 31 मार्च के दिन हमको टाइम नहीं हो,
पूरे दिन कंप्लीट ईयर एंडिंग है, परचेज सेल्स ट्रांजैक्शंस बहुत जोर में चल रहा हो, तो हम बिजनेस को स्टॉप नहीं कर सकते। सो एज पर अवर पास्ट बिजनेस एक्सपीरियंस वी न्यू वेरी वेल कि 31 मार्च के दिन टाइम नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग ने क्या किया, 23 मार्च को 7 दिन पहले फिजिकल स्टॉक चेकिंग कर ली। वी हैव चेक द फिजिकल स्टॉक। फिर 23 मार्च से 31 मार्च तक आना पड़ेगा, क्योंकि अपने को रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में तो 31 मार्च का स्टॉक चाहिए। तो ये 7 डेज में जो भी इनवर्ड मूवमेंट होगा उसको ऐड करो और आउटवर्ड मूवमेंट को लेस कर दो। इनवर्ड मूवमेंट में आ जाएगा परचेजेस और सेल्स रिटर्न्स, और आउटवर्ड मूवमेंट में आ जाएगा सेल्स और परचेज रिटर्न्स। बट ऐसा भी हो सकता है कि हमको 23 मार्च को भी टाइम नहीं मिला, 31 मार्च को भी टाइम नहीं मिला, हमको टाइम मिला आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो 7 अप्रैल 2019 7 दिन के बाद अपने को टाइम मिला, तो चलो 7 दिन के बाद टाइम मिला तो क्या तकलीफ है। तो हम लोग ने फिजिकल स्टॉक 7 अप्रैल को चेक कर लिया, और 7 अप्रैल को चेक करने के बाद में व्हाट वी डिड, अब ये 7 दिन के ट्रांजैक्शंस को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो 7 अप्रैल नहीं, हमको फिजिकल स्टॉक चाहिए। वी वांट फिजिकल स्टॉक ऑन 31 मार्च। तो ये 7 दिन में जो जो परचेजेस हुआ है वो हमको हटाना है, सेल्स हटाना है, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न हटाना है, तो इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट हटाना है। तो यहां पे उल्टा होगा, यहां पे जो आया है, जो इन है, वो अपने को माइनस करना होगा, क्योंकि अपने को वो परचेजर्स नहीं चाहिए, वो सेल्स रिटर्न्स नहीं चाहिए, और यहां पे जो आउट हुआ है वो अपने को हटाना है, तो उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेल्स अपने को मानना है कि सेल्स हुआ ही नहीं, वो परचेज रिटर्न्स हुआ ही नहीं। सो इनवर्ड मूवमेंट्स को माइनस करेंगे और आउटवर्ड मूवमेंट्स को प्लस करेंगे, क्योंकि परचेजर्स हुआ ही नहीं है, 7 दिन में परचेजर्स हुआ ही नहीं, तो हटाना पड़ेगा, तो माइनस ही करना पड़ेगा। सेल्स हुआ ही नहीं, तो हटाना पड़ेगा, तो ऐड करना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न्स हुआ ही नहीं, सेल्स रिटर्न्स हुआ ही नहीं, परचेज रिटर्न्स हुआ ही नहीं, तो इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट को उल्टा करेंगे हम। तो इनवर्ड को इस बार ऐड नहीं करना है, माइनस करना है, आउटवर्ड को प्लस करना है। लेकिन 23 मार्च को अगर हमने स्टॉक चेक किया है, तो जो आ गया 7 दिन में ऐड करो, जो चला गया माइनस करो, तो हमको स्टॉक ऑन 31 मार्च मिल जाएगा। इन कंप्लीट लेक्चर आई एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ टू डू दिस add and less, how to do this add and less. This was just an introduction, but once you have understood the introduction, तो इसके आगे का लेक्चर भी आपको बराबर रिदम से समझेगा। थैंक यू वेरी मच।